के बाद जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर हुए तो हम वो देख लेंगे। और आप लोगों के जो भी क्लिनिकल के असाइनमेंट्स हैं वो मुझे सर उस्मान ने बताया कि आप लोग कोविड की वजह से प्रैक्टिकम कर नहीं सके हो, तो प्लीज ईद के बाद जो ही आपको टाइम मिलता है आप अपने क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर लें, अपने असाइनमेंट्स बना लें और सबमिट करवा दें। राइट, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में। आज का जो हमारा सेशन है लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज का, ये कोई 42-44-45 स्लाइड्स हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर इमरजेंसी हो तो हमें क्या करना होता है और किस तरह से पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सकता है, क्या रीजंस होते हैं। हमारे आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। कंडीशंस क्लासिफाइड एज कार्डियक अरेस्ट, इसको हम कार्डियक अरेस्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे और लिस्ट करेंगे क्या रिस्क फैक्टर हैं जो लीड करते हैं कार्डियक अरेस्ट को। एक तो कॉजेस क्या होगी और दूसरा ये कि रिस्क फैक्टर क्या हैं। एक्सप्लेन करेंगे इसकी इटियोलॉजी को, इटियोलॉजी मींस कॉज, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी को कार्डियक अरेस्ट की। फिर हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजिंग कार्डियक अरेस्ट। अगर इफ वी आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल और मूविंग ऑन द रोड एंड वी सी समवन फॉलिंग बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को। बहुत ब्रीफली हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में जो कि कार्डियक अरेस्ट के दौरान यूज की जाती हैं कॉमनली। डिस्क्राइब करेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आफ्टर अ कार्डियक अरेस्ट, और डिफाइन करेंगे शॉक, इसकी टाइप्स को, और एक्सप्लेन करेंगे कि शॉक अगर पेशेंट आ जाता है शॉक का हमारे पास तो उसकी मैनेजमेंट क्या होती है। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन हम इंशाल्लाह इसको 1.5 घंटे में खत्म कर लेंगे, 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर लेंगे। देखो कार्डियक मींस हम सबको पता है हार्ट, हार्ट को एनाटमी की जुबान में कार्डियक कहते हैं, और अरेस्ट का मतलब है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, हॉल्ट हो जाना। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब यह है कि हार्ट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। अब कार्डियक अरेस्ट, अगर हार्ट जो है हमारा बेसिक वाइटल ऑर्गन है जो कि मेक श्योर करता है कि वो ब्लड को पंप करे, और अगर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन करते रहते हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट होते रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स अपनी जगह पे पहुंचते रहते हैं। अगर हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, पल्स स्टॉप होगी, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है नो लाइफ। इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट सीज टू बीट, स्टॉप कर देता है बीट करना। इट इज ऑल्सो नोन एज सडन कार्डियक डेथ। अगर हार्ट बीट नहीं कर रहा तो वो डेड हो गया है। देयर इज नो, अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो ब्रीदिंग नहीं है, पल्स नहीं है और पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है। जाहिर उसका ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो he cannot respond. It is a serious heart condition in which electrical, mechanical system of the heart malfunction. देखो हार्ट दो तरह से काम करता है। हार्ट में एक होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, कंडक्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, जिसमें एसए नोड होती है, एवी नोड होती है, बंडल ऑफ हिज होते हैं, पुरकंची फाइबर्स होते हैं, और वो करंट को जनरेट करते हैं। उससे जो इम्पल्स जनरेट होती है एसए नोड से, वो मूव करती है पूरे हार्ट के मसल्स में। पहले इलेक्ट्रिकल एक्शन होता है, वो फॉलोड बाय मैकेनिकल एक्शन होता है, और उसके बाद हार्ट के चैम्बर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को पुश आउट करते हैं या रिसीव इन करते हैं। तो हार्ट की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो दो तरह से होती है, एक इलेक्ट्रिकली और एक मैकेनिकली। तो वो मेल फंक्शन करता है, मतलब उसका फंक्शनिंग ठीक नहीं रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है कभी कभार तो वो डिफॉर्मिटी के साथ चलता रहता है, लेकिन समटाइम्स ये मेल फंक्शनिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दिस रिजल्ट्स इन कंप्लीट cessation of the heart ability to function and circulate ब्लड एफिशिएंटली। वो मुकम्मल तौर पे हार्ट जो है वो रुक जाता है और वो ब्लड को पुश आउट नहीं करता है। ओके,
कॉजेज क्या होती हैं कार्डियक अरेस्ट की? कार्डियक अरेस्ट की जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो दो हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, कार्डियक नॉन कार्डियक कॉजेज हैं, लेकिन जो दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं वो हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट्रियल फिब्रिलेशन। नाम से पता है हमें, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल जो है उसकी फिब्रिलेशन होती है। फिब्रिलेशन का मतलब है वेरी रैपिड मूवमेंट, ऐसे कि वो दिल कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय थरकता है, यानी वाइब्रेट करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, सिर्फ फड़फड़ा रहा होता है या बिल्कुल बहुत सुपरफिशियली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा होती है स्पीड उसकी कॉन्ट्रैक्शन की कि वो ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाता है। ये जो पहली ईसीजी है इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का पैटर्न दिखाया है कि आपको पहले कार्डियक मॉनिटर पर इस तरह का पैटर्न नजर आएगा, दिस इज अ डेडली अरिथमिया। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं और पिक नहीं करते हैं, आपको ये चीज, आप इसको मिस आउट कर देते हैं और पेशेंट को 2 से 3 मिनट हो जाते हैं, तो उसके बाद ये रिदम जो है ये ज्यादा टाइम आपको नहीं देता, ये एसिस्टोली में या स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट डेथ हो जाती है। तो whenever you see this sort of rhythm on the cardiac monitor, फौरन आप अपने पेशेंट को रिस्पॉन्सिवनेस के लिए चेक करें। अगर तो ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई आर्टिफैक्ट्स आ रहे होते हैं, कोई लीड हिल गई होती है और इस तरह का बेजार सा पैटर्न नजर आ रहा होता है और पेशेंट आपका जाग रहा है, बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप ये कार्डियक मॉनिटर पे रिदम देखते हैं और साथ ही आप पेशेंट पे नजर डालते हैं, वो अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव कोल्ड क्लेमी हुआ है, तो शाउट फॉर हेल्प इमीडिएटली, इमीडिएटली विद इन नो टाइम। ठीक है, जो भी आपका, और पेशेंट को फॉरन कोड अनाउंस करें, फॉरन हेल्प कॉल करें और पेशेंट को प्रिपेयर कर लें डिफिब्रिलेशन के लिए और सीपीआर के लिए। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? एट्रिया के जो अपर चैम्बर्स हैं वो यूजुअली बहुत डेंजरस नहीं होती है एट्रियल फिब्रिलेशन, लेकिन समटाइम्स क्या होता है अगर ये ज्यादा सीरियस हो जाए और सिम्टोमेटिक हो जाए, नीचे जो पैटर्न नजर आ रहा है इसमें आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है कि हार्ट जो है वो बहुत स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये जो टॉल है क्यूआरएस, ये इरेग्युलर है, ये जो पैटर्न जहाँ एरो बनाया हुआ है यहाँ पर क्या है कि पी वेव पी वेव पी वेव आ रही हैं और क्यूआरएस मिस हो रही है, यानी कि एट्रिया तो काम कर रहा है लेकिन समहाउ वेंट्रिकल तक मैसेज नहीं जा रहा है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और अगर ये चीज सिम्टोमेटिक हो जाए, पेशेंट को इसके साथ ब्लड प्रेशर डाउन होने लग जाए, कोल्ड क्लैमी हो जाए, तो उसका मतलब है कि पेशेंट सीरियस कंडीशन में है और ये लीड कर सकता है कार्डियक अरेस्ट को। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, कार्डियक अरेस्ट की कॉजेस क्या हैं? मैंने अभी कहा कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो 2 रीजन से होता है, मेन ब्रॉड कैटेगरीज 2 हैं। एक तो कार्डियक की हार्ट की इटसेल्फ पैथोलॉजी कोई हो गई है, कोई रीजन है, या आउटसाइड हार्ट, हार्ट बिल्कुल ठीक है लेकिन अदर ऑर्गन्स का फेलियर हो रहा है तो वो अफेक्ट कर रहे हैं हार्ट को और हार्ट जो है वो स्टॉप्स वर्किंग। लेकिन 70% जो है वो कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू हार्ट की इटसेल्फ ब्लड सप्लाई अगर डिस्टॉर्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, रुक गई है, तो वो रीजन बनता है हार्ट के अरेस्ट का। और इसमें जो कार्डियक की अदर रीजन है, पहली रीजन जो है वो इस्कीमिक कोरोनरी डिजीज है, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं और उसमें इस्कीमिया हो रहा है पुअर सप्लाई की वजह से। तो इसकी वजह से 70% कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जो कि फॉलोड बाय एमआई भी हो सकते हैं। अदर रीजंस जो हार्ट से रिलेटेड है उनमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, और आपका जो वेंट्रिकल हैं उनके मसल्स थिक हो गए हैं रेजिस्टेंस को ओवरकम करते करते और फिर वो हाइपरट्रॉफी में चले गए हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एफिशिएंटली ब्लड वो नहीं कर पाता है, इजेक्ट नहीं कर पाता है और उसकी वजह से हार्ट अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कंजेनिटल कोरोनरी आर्टरी एबनॉर्मेलिटीज हैं, बाय बर्थ है अगर कोई डिफॉर्मिटी तो उसकी वजह से हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो गई है
बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ एमआई, कोई भी रीजन की वजह से अगर मसल्स सिक हो गए हैं, वीक हो गए हैं कार्डियक के, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक टेम्पोनाट, कार्डियक टेम्पोनाट में ये होता है कि हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और वो कंप्रेस करता है और हार्ट एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है, इसकी वजह से हार्ट अरेस्ट हो सकता है। और फिर कंजेनिटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। अदर जो कॉजेज हैं कार्डियक अरेस्ट की जो कि नॉन कार्डियक हैं, उनमें आता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर किस्म का सीवीए हो गया है, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा ब्रेन ब्लीड कर गया है, तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। टॉक्सिक इंजेक्शन हो गई है, कुछ जहरीला जहर खा लिया तो उसकी वजह से हो सकता है अरेस्ट। सीवियर इन्फेक्शन है, सेप्सिस हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया है, हाइपोथर्मिया सीवियर किस्म का, या पोलीट्रॉमा हो गया है जिसमें आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है या बहुत ज्यादा ऑर्गन डैमेज हो गए हैं, वाइटल ऑर्गन को इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जैसे हाइपरकैलीमिया हो गया है, पोटेशियम ज्यादा दे दिया है या ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ पेशेंट पोटेशियम की ट्रीटमेंट पर था और समहाउ वो ज्यादा चला गया है, या रिटेन कर रहा है पेशेंट पोटेशियम को, या हाइपोकैल्सीमिया हो गया सीवियर किस्म का। हाइपर या हाइपो कैल्सीमिया, कैल्शियम हमें पता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हेल्प करता है। अगर वो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, दोनों सूरतों में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी एरिथमिया में कन्वर्ट होकर अरेस्ट में जा सकती है। पल्मोनरी कॉजेज में क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर लंग्स फेल हो गए हैं, पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर है, फॉर एग्जांपल पेशेंट चोक कर गया, उसके एयरवे ब्लॉक हो गए हैं, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तो फिर क्या होगा कि पेशेंट का हार्ट स्टॉप हो जाएगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, न्यूमोथोरेक्स है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये सारी कॉजेज जो हैं वो लंग से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हार्ट को डैमेज हो सकती है और हार्ट अरेस्ट हो सकता है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी में जब कैथेटराइजेशन डालते हैं, हमने ये पढ़ा था इन्वेसिव हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में कि जब पीए प्रेशर चेक करने के लिए स्वान्सगैन्स या बड़ा कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो वो हार्ट को डेफिनेटली इंजर कर सकता है और हार्ट जो है वी फिब में जाकर एसिस्टली में जा सकता है। कार्डियक सर्जरीज, अगर वीक हार्ट की सर्जरी हो रही है तो ये भी एक रीजन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डियक सर्जरीज कार्डियक अरेस्ट। और फिर अदर रीजंस जो हैं वो, अगर ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई है, सब्सटेंस एब्यूज कर लिया है, तो ये सारी कॉजेज नॉन कार्डियक हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? जो कार्डियक अरेस्ट के कॉमन रिस्क फैक्टर है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो लिखे हुए हैं वो ये कि अगर पेशेंट को क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाइपरलिपिडीमिया है। लिपिडीमिया क्या करेगा? कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। हाइपरटेंशन क्या करेगा? कोरोनरी आर्टरीज को हार्डन कर देगा, मसल्स को हाइपरट्रॉफी कर देगा हार्ट की। डायबिटीज भी जो है वो ब्लॉक करती है कोरोनरी आर्टरीज को, ठीक है। और फिर सिगरेट स्मोकिंग, इससे जो है आपके लंग्स, आपकी वेसल्स सारी खराब हो जाती हैं। एज, अगर ओल्ड एज बहुत ज्यादा हो गई है तो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव चेंजेस या वीकनेस। कार्डियक रिलेटेड डिजीजेस हमें पता है कि मेल में मोर कॉमन है एज कंपेयर टू फीमेल, तो जेंडर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है योर रिस्क फॉर कार्डियक अरेस्ट। अगर कार्डियक डिजीजेस ज्यादा हैं तो आपको कार्डियक अरेस्ट होने का भी चांस ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है एमआई की या कार्डियक डिजीजेस की या कार्डियक अरेस्ट की, पास्ट हिस्ट्री ऑफ पर्सन को खुद पास्ट में हो चुका है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, 2 दफा हो चुका है, 1 दफा हो चुका है, तो वो पेशेंट जिनको एमआई हो चुका है वो हायर रिस्क होते हैं देन उनके जिनको एमआई कभी भी नहीं हुआ। सब्सटेंस अब्यूज पर अगर कोई पेशेंट है, मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है, कोई एक ड्रग्स ओवर यूज कर लेता है,
तो अगर सब्सटेंस अब्यूज है तो ये भी हार्ट को स्टॉप कर सकता है। और अगर पर्सन का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो एक्चुअली सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है हाइपरटेंशन, लिपिडीमिया, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सारी चीजों को लीड करता है और इनकी वजह से जो है आपका रिस्क फॉर कार्डियक अरेस्ट बढ़ जाता है। जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो हमें क्या पता चलता है? देखो, सडन होता है कार्डियक अरेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम अचानक हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको कार्डियक अरेस्ट में जाने वाला है तो समटाइम्स वो साइन बता रहा होता है, दे रहा होता है, सिम्टम्स दे रहा होता है। क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? पहले पेशेंट को डिजीनेस फील होगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वो फटीग फील करेगा, उसको वीकनेस होगी, वॉमिटिंग हो सकती है, और फिर उसको जो है ना हार्ट की पैल्पिटेशंस शुरू हो जाएंगी, चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा। और ऑल ऑफ अ सडन फिर क्या होगा अगर इन चीजों को एड्रेस ना किया? डिजीनेस हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं लगाई, उसका ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया, उसको आईवी फ्लूइड्स नहीं दिए, तो क्या होगा कि वो नो पल्स, क्योंकि उसको एक्चुअली अरिथमियाज हो रहे हैं ना इनसाइड, उसका बीपी लो हो रहा है, उसका हार्ट का फंक्शनिंग वीक हो रही है, तो क्या होगा उसकी पल्स डिसअपियर हो जाएगा और वो ही विल स्टॉप ब्रीदिंग और फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी और वो कोलैप्स हो जाएगा। और अगर हमने इमीडिएटली स्टेप्स ना लिए तो पेशेंट की डेथ कैन अकर। मैनेजमेंट क्या करनी होती है कार्डियक अरेस्ट की सूरत में? कार्डियक अरेस्ट इज अ डायर इमरजेंसी, ठीक है। वंस द हार्ट सीज टू फंक्शन, अ हेल्दी ह्यूमन ब्रेन may survive without oxygen for up to 4 minutes. ब्रेन, मैंने पहले लेक्चरों में बताया है कि ब्रेन को सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। पहली चीज है ग्लूकोज और दूसरी चीज है ऑक्सीजन, या पहली चीज ऑक्सीजन है और दूसरी चीज ग्लूकोज है, जिस सीक्वेंस में भी रख लें। ब्रेन इज वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अगर जरा सा भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है सर्कुलेशन में, या ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है नॉर्मल से, तो ब्रेन के सेल्स जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। और अगर 4 मिनट तक पेशेंट के ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो दी सेल्स जो हैं वो परमानेंट डैमेज में जा सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ईएमएस हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका रिस्पांस यानी कि जो ये 1111 पता नहीं 1122 को आप कॉल करते हैं, उसका रिस्पांस जो है 6 मिनट लग सकते हैं, 8 मिनट, 10 मिनट लग सकते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मैंने देखा है, लाइक सिंगापुर में हम जहाँ से भी गुजरते थे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस, वहां पर क्या होता था कि डिफिब्रिलेटर लगे हुए होते थे, ठीक है, अटैच होते थे, जैसे हमारे वाटर कूलर लगे होते हैं, या फायर अलार्म के आपने वो देखे होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। इसी तरह से जहां जहां पब्लिक प्लेसेस थी वहां पर डिफिब्रिलेटर लगे हुए थे और उनके साथ सिंपल स्टेप्स में लिखा हुआ था कि अगर एक पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो उसको शॉक कैसे देना है, उसको सेव कैसे करना है, सीपीआर कैसे करना है, राइट। लेकिन हमारा या ना पब्लिक उतनी एजुकेटेड है और ना हमारा गवर्नमेंट उतनी एजुकेटेड है कि हम ये चीजों को कर सके। इनफैक्ट जो प्रॉपर ट्रेन्ड लोग हैं वो भी 10 से 12 मिनट लगा सकते हैं आपकी को रेस्क्यू करने में, तो उस दौरान अगर वो आ भी जाते हैं तो ब्रेन डेथ चूंकि हो चुकी है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो ही आपको कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जाता हुआ नजर आए तो दो चीजें करनी होती हैं। पहली है सीपीआर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और दूसरी है डिफिब्रिलेशन। आपने क्या करना होता है रिससिटेशन करने के लिए कि पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रेथ्स देने होते हैं और उसके चेस्ट को कंप्रेशन देनी होती है। कंप्रेशन देने से हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और हार्ट को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है कि वो ब्लड को इजेक्ट कर सके, और ब्रीदिंग से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। और डिफिब्रिलेशन से क्या होता है कि उसके डिसरिथमियाज जो हो रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और हार्ट जो है वो अपने अपनी रिदम में वापस आ जाता है।
ओके, अगर हम चेन ऑफ सर्वाइवल की बात करें तो उसमें ये है कि ये 4 स्टेप्स हैं पेशेंट को सेव करने के लिए। सबसे पहले अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो आपको रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि आप देखें कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी पल्स चेक करें और इस सूरत में कैरोटिड पल्स चेक करते हैं और उसको शाउट करें कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है, हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, क्या हुआ है आपको। इस तरह से उसको शोल्डर पे शेक करके उसको पूछ सकते हैं, गाल पे हाथ लगा के पूछ सकते हैं क्या हुआ, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं। अगर तो वो रिस्पॉन्स करता है तो वेल एंड गुड, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसकी फौरन पल्स चेक करें, उसकी ब्रीदिंग चेक करें कि सांस ले रहा है, उसको ABC करें ना, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, उसकी चेक करें। अगर पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपने फौरन हेल्प करनी है, हेल्प के लिए शाउट करना है, प्लीज कॉल। और अगर आपको नियर बाय रेस्क्यू का नंबर पता है तो आप उस नंबर पे डायल करें। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहां पे कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया तो जो भी आपकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी का नंबर है जिसपे आप क्राइसिस की फॉर्म में कॉल करेंगे उसको आपने रिंग करना है और हेल्प के लिए कॉल करनी है। और जब कॉल करनी है तो उनको बताना है कि आप कौन बोल रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपका पेशेंट मेल है या फीमेल है, बच्चा है या बूढ़ा है। ये इंफॉर्मेशन देने में आपको 30-40 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। आप फौरन बताएं कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, फलानी जगह से बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। क्योंकि अगर आप वेग लोकेशन बताते हैं तो पर्सन आप हेल्प आप तक नहीं पहुंच सकती है। और उसके बाद जो है आप जितनी देर में हेल्प आती है आपने पेशेंट को स्ट्रेट लिटा देना है और उसको CPR शुरू करना है। CPR करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आपने स्टर्नम पर अपना एक हाथ रखना है और उसके ऊपर दूसरी हथेली रखनी है और अपने एल्बोस को स्ट्रेट रखते हुए उसके चेस्ट को 1/2 इंच तक कंप्रेस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हार्ट है उसको प्रेशर जाएगा और वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को पुश आउट करेंगे और ब्रेन को सर्कुलेशन जा सकेगी। और आपने CPR करने के साथ साथ पेशेंट को ब्रीदिंग भी देनी है। अगर हॉस्पिटल में है, किसी भी वार्ड में पेशेंट गिर गया है तो फौरन से आपके पास एम्बो बैग होते हैं, उनको ऑक्सीजन से कनेक्ट करें और पेशेंट को फुल ऑक्सीजन खोलकर उसको उसका फेस टाइटली बंद करके जो मास्क है उससे और उसको फुल बैगिंग करें। राइट, तो ये आप CPR उसको शुरू कर दें और उसके साथ क्या है कि आप अपना डिफिब्रिलेशन, जितनी देर में डॉक्टर्स आ रहे हैं या मेडिकल की टीम अराइव हो रही है, आप अपना डिफिब्रिलेटर में किसी भी नर्स को, कुलीग को कहें कि डिफिब्रिलेशन तैयार रखें। डिफिब्रिलेशन से क्या होता है, CPR करने से आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, पेशेंट का हार्ट को स्टिमुलेशन मिलती है और फिर डिफिब्रिलेटर आप अटैच करते हैं, उसको करंट देते हैं और उस करंट से क्या है कि पेशेंट का अपना जो इंटरनल करंट है उसका रिदम ठीक हो जाता है एक्सटर्नल शॉक लगने की वजह से, और हार्ट जो है वो रीस्टार्ट कर देता है फंक्शनिंग। और जब पेशेंट वापस आ गया है, सांस लेना उसने शुरू कर दिया या उसकी पल्स वापस आ गई है, तो आपने उसको फौरन जो है वो पोस्ट रिससिटेशन केयर के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें उसको IV फ्लूइड्स लगाते हैं, उसको साइड पे टर्न कर देते हैं, उसको फौरन ICU में शिफ्ट करते हैं एयरवे मेंटेन करते हुए। और उसको यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को फिर हम वेंटिलेटर पे रखकर अंटिल के वो उनका हार्ट बिल्कुल से ठीक हो जाए तो हम उसको वो करते हैं, केयर करते हैं इन ICUs. Cardiopulmonary resuscitation consists of chest compression and artificial ventilation to maintain circulatory flow and oxygenation. Although survival rate and neurologic आउटकम्स आर पुअर। अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना तो डेथ रेट बहुत हाई है ऐसे पेशेंट्स की, लेकिन अगर इमीडिएटली ये पेशेंट लकीली हॉस्पिटल के अंदर था और उसका नर्स अलर्ट था तो उसको सेव किया जा सकता है, 100% सेव किया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो चलकर अपने पैरों पर जाते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि पोस्ट कार्डियक अरेस्ट की जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज में जा सकते हैं पेशेंट और स्लो रिकवरी भी होती है उनकी।
तो अर्ली अप्रोप्रिएट रिससिटेशन जो है उसमें क्या होता है कि आप अर्ली डिफिब्रिलेट करते हैं और पोस्ट कार्डियक अरेस्ट की केयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे सर्वाइवल इम्प्रूव हो सकता है और ब्रेन डैमेज नहीं होती। डिफिब्रिलेशन देने के लिए आप जो है वो 2 इलेक्ट्रोड पेशेंट के चेस्ट पर लगाते हैं, एक स्टर्नम पर और एक एपेक्स पर, और ये जो साथ में रिदम है जब आप उसको शॉक देते हैं तो देखें आपका पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के रिदम शो कर रहा था। जो ही आपने उसको शॉक लगाया तो उसका QRS रिदम जो है वो रिटर्न हो गया। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि आपने शॉक दिया और पेशेंट को। अच्छा, अब ये कि शॉक कितना देना है, किसने देना है, ये डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, बिल्ट कैसा है और डिजीज उसकी क्या है। इन सारी बातों को कंसीडर करके देते हैं। आपकी हॉस्पिटल की पॉलिसी बताती है कि क्या नर्स वहाँ का ICU का नर्स या स्पेशलाइज्ड नर्स शॉक दे सकता है या नहीं दे सकता है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी जगहों पे नर्सेज, ICU नर्सेज हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हार्डली कहीं अलाउड है। बहुत सीनियर अगर कोई नर्स हैं तो वो हो सकता है दे दें, वरना यहाँ पर MOs देते हैं एज पर पॉलिसीज। ठीक है, ये एक डिफिब्रिलेटर की शक्ल है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है ये। इसका जो स्क्रीन है इस पे आपको पेशेंट का ECG का रिदम नजर आ रहा होता है, क्योंकि आप जब डिफिब्रिलेटर लगाते हो तो आप फौरन चेस्ट लीड पेशेंट को अटैच करते हो और कार्डियक ECG की लीड्स अटैच करते हो। ये 2 पैडल हैं, एक एपेक्स पे लगता है और एक स्टर्नम पे लगता है, लेकिन ये आपने ड्राई स्किन पे कभी भी नहीं लगाना। अगर पेशेंट का चेस्ट बहुत हेयरी है, मेल पेशेंट है, बहुत हेयरी चेस्ट है, तो आपने ऐसी जगह पे लाइक अपर शोल्डर की तरफ जहां उसके हेयर कम है और एपेक्स की तरफ लगाना है। और जेल मस्ट 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 लगाना है। अगर जेल के बगैर लगाएंगे तो पेशेंट की स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है, और ये DC करंट होता है, 200 जाउल से 250 जाउल तक लगाते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है और आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन क्या है। और एक दफा लगाया और फिर रिदम देखा, इसको रिपीट किया जा सकता है 3 बार 4 बार। इलेक्ट्रिक शॉक को रिपीट किया जा सकता है, बट रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसीजर। और इसमें जो है वो आपने शाउट करना होता है, ऑल क्लियर, आई क्लियर, यू क्लियर एंड ऑल क्लियर, और जेल लगा के पेशेंट को शॉक डिलीवर करना होता है और रिदम को देखना होता है कि क्या रिदम रिटर्न हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट की IV लाइन मेंटेन होनी चाहिए, पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई भी देनी है। अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं देंगे, सिर्फ शॉक देंगे तो विल नॉट हेल्प। मैनेजमेंट आफ्टर कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, पेशेंट रिकवर हो गया, कार्डियक अरेस्ट से बाहर आ गया, उसका ब्रीदिंग, उसका पल्स रिटर्न हो गया, तो अब इमीडिएटली क्या करते हैं, उसका एयरवे मेंटेन करते हैं। मोस्टली उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं ताकि उसको मेक श्योर किया जा सके कि वो ब्रीथ कर रहा है, मशीन स्टार्ट्स ब्रीदिंग फॉर दैट पेशेंट। ठीक है, जब तक कि वो फुली अलर्ट नहीं हो जा सकता है। इसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं, इसमें 4 दिन भी लग सकते हैं, इसमें हफ्ता भी लग सकता है, डिपेंड के पेशेंट की कंडीशन क्या और कॉज क्या थी कार्डियक अरेस्ट की। ठीक है, और फिर पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को हम वार्ड में मैनेज कभी भी नहीं करते हैं, इनको हम फौरन शिफ्ट करते हैं ICUs में या CCUs में, डिपेंडिंग कि आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी क्या है और आपका ICU या CCU कितना वेल इक्विप्ड है। अच्छा, फिर इसमें लॉन्ग टर्म रिकवरी में क्या है, इमीडिएटली तो आपने उसको शिफ्ट कर दिया ICU में और ICU के पेशेंट की तरह, उसकी क्रिटिकल पेशेंट की तरह उसकी मैनेजमेंट शुरू कर दी। लॉन्ग टर्म रिकवरी में ये होता है कि आप समटाइम्स अगर पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हैं तो कार्डियक सर्जरी कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसको वो ना हो, या कोई उसकी एबनॉर्मेलिटी है तो उसको रिमूव कर देते हैं सर्जिकली। अगर पेशेंट की कोई मेडिकल रीजन थी तो फिर उसको अकॉर्डिंगली मेडिकेशंस देते हैं, हाइपरटेंशन के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एरिथमियास के लिए, जो भी उसका अंडरलाइन कॉजेज है उसके हिसाब से आप उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। और जब वो पेशेंट रिकवर हो जाता है फुली तो आप उसको फिर काउंसल करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, जिसमें हमने उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो पढ़े थे, हाई रिस्क फैक्टर जो पढ़े थे,
उसमें उसकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग है, सब्सटेंस अब्यूज है, रेस्ट एंड एक्टिविटी बैलेंस है, एक्सरसाइजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसको बताते हैं कि उसने ये इन चीज़ों को आप मॉडिफाई करना होगा टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक। कौन सी ड्रग्स हैं जो कार्डियक अरेस्ट में यूज होती हैं? किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे छोटे बड़े, तो एक ट्रॉली होती है जिसे इमरजेंसी ट्रॉली या क्रैश कार्ट कहते हैं। होप आप लोगों ने देखा होगा। क्रैश कार्ट देखा हुआ है आप लोगों ने सबने, स्टूडेंट्स? नहीं मैम, क्रैश कार्ड के बारे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, अब जब आप क्लिनिकल पर जाओगे तो जैसे अगर आईसीयू में या इमरजेंसी में जाओगे तो उनसे जरूर पूछना कि आपकी इमरजेंसी ट्रॉली, कुछ लोग इसको इमरजेंसी ट्रॉली कहते हैं, ज्यादातर इसको क्रैश कार्ट कहते हैं। क्रैश कार्ट का मतलब ये है कि वो ट्रॉली या वो कार्ट या वो ठेला जो इमरजेंसी में पेशेंट के क्रैश की सूरत में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफरेंट जो है वो चैम्बर्स होते हैं। एक ट्रॉली होती है, एक ठेले टाइप की, ठीक है, और इसमें ड्रॉर्स बनी होती हैं और वो डिफरेंट ड्रॉर्स होती हैं। पहली ड्रॉर जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट होती है उसके ऊपर डिफिब्रिलेटर रखा हुआ होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर इसके साथ अटैच होता है। यूजुअली हार्ड बोर्ड भी रखा होता है कि अगर पेशेंट के नीचे मैट्रेस सॉफ्ट है तो उसको सीपीआर करने से पहले हार्ड मैट्रेस, हार्ड बोर्ड डाल दें ताकि उसका चेस्ट जो है वो उसको कंप्रेशन प्रॉपरली मिल सके। अगर आप ऊपर से प्रेस करेंगे, नीचे से मैट्रेस है, तो वो कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होंगे, तो उसके नीचे हार्ड बोर्ड डाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है वो जो अंदर पहला ड्रॉर खोलेंगे तो उसमें आपको इमरजेंसी की ड्रग्स नजर आएंगी, जो कोई 20-22 ड्रग्स होती हैं। सेकंड चैम्बर खोलेंगे तो उसमें आईवी कैन्यूलेशन का सारा सामान होता है, जो जो चाहिए होता है। कैन्यूलाज होते हैं, स्टॉप कॉक होता है, ड्रिप की वो होती है सेट होता है, ड्रिप सेट होता है, सेनीप्लास्ट, बैंडेड, टॉर्निकेट, ये सारी चीजें उसमें पड़ी होती हैं। और कैन्यूलास वेरियस साइज के होते हैं, अगर बच्चा है या एडल्ट है, ये बड़ा है छोटा है, तो हर साइज का कैन्यूला उसमें मौजूद होता है। सिरिंजेस पड़ी हुई होती हैं डिफरेंट साइजेस की, क्योंकि जब पेशेंट को लैप्स होगा, आईवी मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली उसको मेडिकेशंस भी इंजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए वो सामान होता है। थर्ड ड्रॉअर में जो है वो उसको एयरवे मेंटेन करने का सामान होता है, जिसमें डिफरेंट साइज की इंट्यूबेशन ट्यूब्स होती हैं और लेरेंजोस्कोप्स होते हैं डिफरेंट साइज के, डिफरेंट ब्लेड्स के साइज के, और स्टिलेट वगैरह होता है ताकि उसको एयरवे मेंटेन कर सकें। और लास्ट का जो ड्रॉअर है उसमें मिसलिनियस होती हैं, बीपी चेक करने का अपरेटस होता है, किडनी डिश वगैरह पड़ी होती है, एम्बो बैग पड़े होते हैं डिफरेंट साइजेस के, एडल्ट के लिए और पीड्स के लिए। तो ये इसको हम कहते हैं क्रैश कार्ट। ये जरूर हर यूनिट में अगर आपके वार्ड में है तो जो इंचार्ज नर्स होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको हर शिफ्ट में चेक करे कि चीजें पूरी हैं, ताकि अगर जब इमरजेंसी में इसकी जरूरत पड़े तो पता चले कि ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, एक्सेट्रा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जब आपका पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होता है तो जो ड्रग सबसे पहले आप यूज करते हैं वो होती है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन जो है वो आपका आइनोट्रॉप है, ठीक है। फर्स्ट ड्रग है गिवन इन कार्डियक अरेस्ट, शुड बी रिपीटेड, रेडीली अवेलेबल इन क्लिनिकल एरियाज। हर वार्ड में ये जरूर लाजमी मौजूद होनी चाहिए। और कंसंट्रेट्स ब्लड अराउंड वाइटल ऑर्गन। जब आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो इसका एक्शन ये होता है कि जितने इस ये जो है वो आपके ब्लड की सर्कुलेशन को मूव करती है टूवर्ड्स वाइटल ऑर्गन। कैसे? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है। जो सुपरफिशियल आपकी वेसल्स हैं, जो वेसल्स आपके लिम्स को और स्किन को सप्लाई कर रही हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ब्लड कहाँ चला जाता है? मूव करता है वाइटल ऑर्गन की तरफ। वाइटल ऑर्गन कौन से हैं? आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, आपके किडनीज हैं, और ठीक है, और लिवर है। तो इन चीजों को आपका ब्लड सप्लाई चला जाता है, लंग्स को, लिवर को, ब्रेन को। और
ये जो है स्ट्रेंथन करता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को, मसल्स को। जब ब्लड सप्लाई अच्छी होती है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होती है और स्टिमुलेशन मिलती है ब्लड के मसल्स को इस ड्रग की वजह से। दिस इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग टू ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन कैन बी गिवन रिपीटेडली ड्यूरिंग एन अरेस्ट, ये अरेस्ट नहीं है, एन अरेस्ट, सॉरी, एन अरेस्ट अंटिल कंडीशन इम्प्रूव्स। ठीक है, ये एक इंजेक्शन नहीं देते हैं, 1 mg का एक एम्प्यूल होता है और ये 10, 12, 15 तक भी दे सकते हैं। हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप देते हैं, इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पेशेंट का रिदम में क्या चेंज आ रही है। दूसरी बात, एड्रेनालिन जो है वो आप एंडोट्रेकियल के थ्रू भी दे सकते हैं और डायरेक्ट हार्ट में भी लगा सकते हैं अगर आपको पेरिफेरल लाइन नहीं मिल रही है तो। अच्छा, सेकंड ड्रग जो है वो एम्यूड्रॉन है। कुछ फिजिशियंस जी, मैम ये आईवी लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये आईवी एड्रेनालिन। कार्डियक अरेस्ट में दी बेस्ट चॉइस कि आप इसको आईवी लगाएं। लेकिन क्या होता है जब पेशेंट कोलैप्स हो गया है और अगर उसकी आईवी मेंटेन नहीं है, आईवी नहीं मिल रही है, पेरिफेरल कोलैप्स हो जाता है ना, कोल्ड जी जी। क्लैमी हो जाती है, तो फिर अगर वेन नहीं मिल रही है तो और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया है तो आप इसको एंडोट्रेकियल से भी दे सकते हैं और डायरेक्ट इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं हार्ट में। जैसे कार्डियक सर्जरी टेबल पे, ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है और वो अरेस्ट में चला गया है तो उसमें जी फिर मैम। आप सीपीआर नहीं करते, आप हार्ट को डायरेक्ट मसाज करता है सर्जन और आईवी जो है वो डायरेक्ट हार्ट में लग जाती है। या अगर वैसे है इंटैक्ट है, चेस्ट कार्डियक सर्जरी का पेशेंट है तो आप एंडोट्रेकियल भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जी जी इसका मैम। एड्रेनलिन का फायदा है। और मैम लेकिन ये, बेस्ट, हाँ जी, ये दूसरा वो हम मतलब ये सीपीआर करते हैं ना, तो इसके लिए हाँ, कोई एज लिमिट है कि नहीं? मतलब किस एज के मुताबिक से, मतलब एज के मुताबिक से हम सीपीआर करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सीपीआर एज के मुताबिक होता है। देखो अगर एक न्यू बॉर्न बच्चा है, लेस देन अ मंथ उसकी एज है, फ्यू डेज का बेबी है, तो उसका सीपीआर आप एक थंब से करोगे अपने, या अपनी 2 फिंगर्स से करते हो उसके स्टर्नम को प्रेस। ठीक जी है, अगर 8-10 साल का बच्चा है तो उसको आप एक हाथ की हथेली से जेंटल प्रेस करते हो, वो इनफ होता है। हाँ, अगर एक एडल्ट है आपका मेरी उम्र का तो फिर उसको दोनों हाथों से डीप कंप्रेशन देते हो। तो बिल्कुल इसका तरीका भी डिफरेंट होता है, इसकी फोर्स जो आप लगा रहे होते हैं हार्ट पे वो भी डिफरेंट होती है और कितनी डेप्थ तक स्टर्नम को कंप्रेस करना है वो भी डिफरेंट होता है। वो जब आप बीएलएस का कोर्स करोगे या एसीएलएस का कोर्स करोगे तो उसकी बारीकियां आपको तब बताई जा सकती हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा, सेकंड डोज जो सेकंड ड्रग जो कार्डियक अरेस्ट में यूज होती है उसको कहते हैं एम्यूड्रॉन। कुछ कंसल्टेंट इसको, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो डिसलाइक करते थे, वो कहते थे नहीं है, वो इसको कंसीडर करते थे कि बहुत डेंजरस है। लेकिन ये एम्यूड्रॉन क्या करती है, अरिथमियास को करेक्ट करती है। Given for cardiac arrhythmias, mainly ventricular fibrillation and ventricular tachycardia। आपने इलेक्ट्रिक शॉक दिया है और बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के रिस्पांस आया है लेकिन फिर हार्ट फड़फड़ाने लग गया, तो उसमें एम्यूड्रॉन भी दे सकते हैं। या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, पहले टैकीकार्डिया होता है फिर पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाता है। अच्छा, स्लो डाउन करता है आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्डियक टिश्यूज। तीसरी चीज ये क्या करता है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ हार्मोन्स दैट स्पीड अप द हार्ट रेट। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे हार्ट को की स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं या उसको हार्ट इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये उनके एक्शन को ब्लॉक कर देता है, तो हार्ट की स्पीड जो है, रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, तो एरिथमियास करेक्ट हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है वो नॉर्मल रिदम की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर डोज ज्यादा दे दें तो ये ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है पेशेंट। ठीक है, विच इज अनदर टाइप ऑफ एरिथमियास। Important in a cardiac arrest when the heart is beating too fast or produces to produce a normal circulation। अगर हार्ट फड़फड़ाएगा, सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो ब्लड इजेक्ट नहीं करेगा ना। कॉमन साइड इफेक्ट में मैंने बताया कि ब्रेडिकार्डिया है इसका।
तीसरी ड्रग जो हम यूज करते हैं वो लाइडोकेन है। लाइडोकेन या जाइलोकेन भी इसको कहते हैं, जो एनेस्थीसिया में यूज होती है। इसका एक्शन सिमिलर टू एमिड्यूरोन है। इज दैट गिवन टू ट्रीट कार्डियक एरिथमियाज। ठीक है, अगर पेशेंट को अरेस्ट नहीं हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस ये कि जब हमारे पेशेंट्स को वी टैक हो रहा होता था और वो ठीक नहीं हो रहा था तो यूजुअली हम उसको कुछ देर के लिए लाइडोकेन का या जाइलोकेन का इन्फ्यूजन शुरू कर देते थे और पेशेंट की रिदम ठीक हो जाती थी। Use in ventricular fibrillation and ventricular tachycardia, it reduces electrical activity of heart. जो हार्ट की फायरिंग हो रही है कंडक्शन सिस्टम में, पीवीसीज आ रही हैं और ये एबनॉर्मल रिदम है, उसको ये ठीक कर देता है। Only given in situation where amiodarone is not available. अगर नहीं है, पहली ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपका एम्यूड्रॉन है, अगर वो नहीं है तो आप जाइलोकेन पे जा सकते हैं। और इसको कभी भी एम्यूड्रॉन के साथ नहीं देते हैं, इकट्ठा नहीं देते हैं। एट्रोपिन चौथी ड्रग है जो कि अरेस्ट में यूज होती है। इसका काम ये होता है कि जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व है, उसके इफेक्ट को स्टॉप कर देती है। वेगस नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वेगस नर्व जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, 8th क्रेनियल नर्व है जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती है, कार्डियक रिदम को मेंटेन करती है। ये उसके इफेक्ट को ब्लॉक करती है और इस तरह से रिदम जो है स्लो डाउन हो जाता है। दिस नर्व normally slows heart rate and causes asystole, accelerates transmission of electrical impulses. ठीक है, given to reverse asystole and reverse and severe bradycardia. अगर पेशेंट का asystole हो गया, फिब्रिलेशन हुई और उसके बाद asystole में चला गया पेशेंट, यानी फ्लैट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, या बहुत सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, बहुत मर मर के दिल धड़क रहा है, तो उसमें फिर हम एट्रोपिन देते हैं और ये उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, हार्ट की रेट को और कंट्रैक्शन को। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड इंटरवीनसली एंड डोज डिपेंड्स ऑन रिदम। क्या रिदम चल रहा है उसके हिसाब से हम इसको देते हैं। यूजुअली अगर ब्रेडिकार्डिया है तो इसको 0.5 mg देते हैं, रिपीट कर लेते हैं हर 5-5 मिनट के बाद, अंटिल के हमें जो टारगेट हमारा है अचीव हो जाए, जो हम हार्ट रेट चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। और अगर एसिस्टली पेशेंट को फ्लैट लाइन आ गई है तो सबसे पहले हम इसको 3 mg दे देंगे और उसको रिपीट नहीं करेंगे जब तक कि उसका अरिथमियाज, उसका रिदम चेंज नहीं होता है। और एड्रेनलिन और एट्रोपिन बस बहुत ज्यादा, मैंने तो ये देखा है कि 10-10, 12-12 एट्रोपिन एड्रेनलिन दे देते हैं और हार्डली पेशेंट रिवर्ट होते हैं अगर टाइम ज्यादा निकल जाए तो। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट है ना, 2-3 इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक कैल्शियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोडियम और पोटेशियम है और फिर सोडियम है। तो ये जो है वो हार्ट के मसल्स की कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों के लिए, लाइट का मसला हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो इसेंशियल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ कार्डियक मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। अगर इसकी सप्लाई, इसके कैल्सीमिया हो जाता है तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है तो ब्लड की सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। Calcium chloride can stabilize contraction of cardiac tissues after metabolic changes have caused instability. जब पेशेंट अरेस्ट में जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका क्या होता है कि उसको उसका जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट एकदम से शॉक में चला गया है, शॉक में जाने से काफी देर पहले उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट चेंजेस से गुजर रही होती है। उसका हार्ट रेट फास्ट होके फिर स्लो डाउन हो रहा होता है, या उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है, या उसका कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन नहीं होती, वो जिस्म में एक्यूमुलेट हो रही होती है और एसिडोसिस कॉज कर रही होती है। उसका जो है वो एनारोबिक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो उसका बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो एसिडिटी कॉज करता है और पीएच जो है वो
ड्रॉप हो जाती है। 7.35 से 7.45 होनी चाहिए नॉर्मल, लेकिन ये 7.25 7.2 तक चली जाती है, तो पेशेंट सीवियर एसिडोसिस में जाता है, राइट। तो कैल्शियम क्लोराइड देने से मेटाबॉलिक जो चेंजेस हैं उनको स्टेबिलिटी मिलती है। कैल्शियम क्लोराइड improves weak myocardial contraction when adrenaline fails, ठीक है। उस सूरत में जब एड्रेनलिन का रिस्पांस नहीं आ रहा, आप दे रहे हैं रिस्पांस नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कंसीडर करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड का एक शॉट दे दें। यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ नंबर ऑफ मेटाबॉलिक कंडीशन दैट कॉज पल्सलेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रेज्ड ब्लड पोटेशियम लेवल, लोअर्ड ब्लड कैल्शियम लेवल एंड ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट। तो वो डॉक्टर्स साथ साथ लैब टेस्ट करवा रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि क्या रीजन क्या था, उसके हिसाब से कैल्शियम देना है, मैग्नीशियम देना है या समटाइम्स पोटेशियम देना है, व्हाटएवर, उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट इज एन अदर इलेक्ट्रोलाइट जो कि हेल्प करता है स्टेबलाइज एरिथमियास कॉज्ड बाय लो पोटेशियम लेवल एंड डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जब पेशेंट जो है अगर वो डिजॉक्सिन पर हैं, डिजॉक्सिन देते हैं कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ना, तो डिजिटलिस थेरेपी जब देते हैं, तो अगर वो टॉक्सिसिटी हो रही है, किसी ने उसका लेवल चेक नहीं करवाया है, लॉन्ग टर्म से पेशेंट डिजॉक्सिन पर है, तो उसको क्या होता है कि उसकी वो स्टेबल अगर उस डिजिटल डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है या डिजिटलिस टॉक्सिसिटी भी इसको कहते हैं, तो उसको करेक्शन के लिए फिर मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करते हैं। व्हेन गिवन मैग्नीशियम इंट्रावीनसली, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट एंड रेस्पिरेटरी रेट इज इम्पोर्टेंट। वैसे ये चीजें जब पेशेंट अरेस्ट का पेशेंट है तो ये आपको हर सूरत में मेंटेन करनी है कि आप उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करें, यूरिन आउटपुट भी देखें, रेस्पिरेशन, पल्स, सारी चीजों को चेक करें। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट दिया है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर लाजमी नजर रखें कि क्या फर्क पड़ा, मैग्नीशियम सल्फेट देने से कम या ज्यादा तो नहीं हुआ है। अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे शॉक की। 1 घंटा हो गया, आपको ब्रेक लेनी है या हम कंटिन्यू करें? मैम जैसे आप लोगों को वो मतलब हम रिलैक्स है। रिलैक्स हैं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। शॉक क्या है? शॉक इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। शॉक उस वक्त होता है जब ब्रेन सेल्स को, वाइटल ऑर्गन्स को, बॉडी टिश्यूज को इनफ न्यूट्रिशन, ब्लड फ्लो, और होता क्या है शॉक में ये कि परफ्यूजन ठीक नहीं होती है। परफ्यूजन का मतलब ये है कि ब्लड सप्लाई टू द सेल लेवल नहीं हो पाती है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। एनारोबिक दो तरह की मेटाबॉलिज्म है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक का मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, जब भी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर आप एकदम से आपको शौक आता है कि मैं जिम ज्वाइन कर लूं या आज से मैं एक्सरसाइज कर लूं, और आप 5 किलोमीटर रनिंग कर लेते हो और घर आते हो तो आपको 3 दिन तक टांगों, रीजन ये होता है कि आपके मसल्स कि आप इतनी रनिंग कर सको तो बॉडी उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होती है। आप जब रनिंग करते हो तो आपका पहले सांस फूलता है, वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए एज कंपेयर के आपका जो रनिंग की वजह से मसल्स के टिश्यू के लेवल पे, सेल के लेवल पे ब्रेक डाउन हो रही है। ब्रेक डाउन इसलिए होती है कि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके जो रनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो क्या होता है, आपके मसल्स में होने लग जाती है। मेटाबॉलिज्म में आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो लैक्टिक एसिड जब तक डिसॉल्व नहीं होता है तब तक आपके मसल्स में दर्द होता रहता है और आप 2-3 दिन तक
पेन फील करते रहते हो और फिर ग्रेजुअली वो खत्म होता है। लेकिन अगर आप हर रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपके लंग्स, आपके हार्ट मसल्स, आपके बॉडी के मसल्स प्रिपेयर्ड होते हैं उस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप रनिंग शुरू करते हो आपकी सर्कुलेशन उस हिसाब से एडजस्ट होती रहती है, राइट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, एसिड है ना, तो आपकी जो पीएच है वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगी जब सर्कुलेशन में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और एसिडोसिस की कंपनसेशन में आपकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करें ताकि एसिडिटी कम हो, और उसकी वजह से जो है वो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मतलब अगर रेट इंक्रीज हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा सकते हैं आपके मरीज। इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो सबसे पहले क्या होता है शॉक में, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि इनएडिक्वेट परफ्यूजन होती है, उसकी वजह से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगी, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म लीड करेगी बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा और रेस्पिरेटरी इंक्रीज करेगी इन रिस्पॉन्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। ये एक साइक्लिक फॉर्म में अगर एक विशियस साइकिल होगा और पेशेंट जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म उसका फेल हो जाएगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। शॉक के 4 स्टेजेस होते हैं, एकदम से शॉक नहीं होता है। सबसे पहला इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट जो है ना वो कम हो जाता है, सीओ का मतलब है कार्डियक आउटपुट, और इतना कम नहीं होता है कि कोई सीरियस सिम्टम्स नजर आए। पेशेंट को बज़ाहिर थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस होगी, थोड़ी सी फटीग फील होगी, लेकिन नहीं पता चल रहा होता कि फेलियर हो रहा है। उसके बाद जैसे ही इनसफिशिएंट कार्डियक आउटपुट होगा तो हमारा जो ऑटो रेगुलेटरी होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है, कंपनसेशन का मैकेनिज्म है, वो स्टेज में बॉडी चली जाएगी। कंपनसेटरी स्टेज में क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट जो है इज रिड्यूस्ड फर्दर, बट ड्यू टू कंपनसेटरी वेजोकंस्ट्रिक्शन, कंपनसेटरी उसमें स्टेज में क्या होगा कि वेजोकंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी। वेजोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स आपके पेरिफ्रीज को, आपकी स्किन को, आपके लिम्स को सप्लाई कर रही हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और उनको सब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, बल्कि ब्लड जो है वो रश करेगा या उसको डाइवर्ट कर देंगे टुवर्ड्स वाइटल ऑर्गन। बीपी टेंड्स टू रिमेन नॉर्मल। अब चूंकि पेरिफ्रीज को तो इतनी सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है, सेंस नहीं कर रहे हैं, अगर ब्रेन को सही प्रॉपर सर्कुलेशन मिल रही है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस तक मिल रही है, और लंग्स को सर्कुलेशन मिल रही है, किडनी को सर्कुलेशन मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा आपका कंपनसेशन हो रहा है, तो फिर शॉक में नहीं जा रहे हैं अभी, मतलब आप साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं। अच्छा, और फिर क्या होता है कि प्रोग्रेसिव स्टेज आती है। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि चेंजेस बिकम मोर एपरेंट। जैसे जैसे कंपनसेटरी स्टेज पे अगर पेशेंट को करेक्ट नहीं किया गया, उसको रेस्क्यू नहीं किया गया, तो फर्दर डिटोरिएशन होगी और उसमें क्या होगा कि ब्लड प्रेशर विल स्टार्ट फॉलिंग, इंक्रीज वेजोकंस्ट्रिक्शन फर्दर हो जाएगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगी, दिल जो है वो तेज तेज धड़केगा ताकि ज्यादा ब्लड सप्लाई दे सके, और किडनी जो हैं उनको चूंकि सप्लाई कम मिल रही है तो वो यूरिन कम प्रोड्यूस करेंगे। और उसका दूसरा रीजन ये भी होता है कि अगर किडनी भी यूरिन प्रोड्यूस कर देंगे तो और हाइपोवोलीमिया हो जाएगा और सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो किडनी जो है वो स्लो डाउन हो जाती हैं और यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। इफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स आर अनएबल टू कोप, shock becomes progressive and becomes more severe। अगर प्रोग्रेसिव स्टेज में भी आपने पेशेंट को रेस्क्यू नहीं किया तो फिर इरिवर्सिबल स्टेज आ जाती है। इरिवर्सिबल का मतलब है अब कुछ नहीं हो सकता, आप उसको कुछ नहीं ठीक कर सकते हैं। अब कोई भी थेरेपी देंगे पेशेंट को सेव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और डेथ अकर हो जाएगी, या परमानेंट डैमेज हो जाएगी वाइटल्स ऑर्गन की, ब्रेन डेथ हो जाएगी या रीनल फेलियर हो जाएगा, ये इस तरह से ना, तो वो डेथ हो जाती है। इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि अब ये कंडीशन रिवर्ट नहीं हो सकती है। टाइप्स ऑफ शॉक जो है, कॉमन हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक और एनाफ्लेटिक शॉक।
हाइपोवोलेमिया नाम से पता है कि कम हो जाता है वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम. इट occurs when a significant amount of fluid is lost from the intravascular space. Fluids, sorry, are space or fluids are may be due to plasma or electrolyte solutions. ये थोड़ा सा मैंने ना इसमें कुछ कट कर दिया है. It occurs when significant amount of blood is lost from intravenous fluid. अच्छा ठीक है. इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस हो जाती है आपके वेसल्स में से, ब्लड वेसल्स में अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कम हो जाती है. और जो फ्लूइड होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो ब्लड सेल्स हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है. तो इन सारी चीजों की जब ब्लड कम हुआ तो प्लाज्मा और इलेक्ट्रोलाइट का रेशो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक. सिर्फ ब्लड लॉस नहीं होता है, उसके साथ आपकी और चीजें भी लॉस हो जाती हैं. कॉजेस क्या होती हैं, ब्लीडिंग हो गई, पेशेंट को सडन पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज में पेशेंट चला गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, रप्चर हुआ और पेशेंट को हो गया, या यूट्रस की रप्चर हो गई ड्यूरिंग डिलीवरी. जो मोस्ट कॉमन एंटीनेटल पोस्टनेटल डेथ्स होती है, मैटरनल डेथ्स, उनके रीजंस यही ब्लीडिंग होती है, ठीक है. इनकी वजह से पेशेंट जो है वो ब्लीड करके शॉक में जाके डेथ हो जाती है. ओके, इसको बाद में देखते हैं. अच्छा, पॉली ट्रॉमा है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपने देखा कि कोई बहुत ज्यादा उसकी लार्ज बोन्स ब्लीड हो गई या वेसल्स ब्लीड हो गई, मतलब वेसल्स डैमेज हो गई और पेशेंट ब्लीड कर गया मौके पर, तो फिर उनका सेव करना, मतलब वो शॉक में चले जाते हैं और उनको रिवर्ट करना मुश्किल हो जाता है. अपर जीआई ब्लीड, जैसे कि लिवर हेपेटिक सिरोटिक पेशेंट होते हैं, उनमें जीआई ब्लीड है, या अल्सर के पेशेंट्स हैं, अगर सीवियर ब्लीड कर गए हैं तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा. हेमोप्टिसिस है, हेमिटमेसिस एंड हेमोप्टिसिस. हेमिटमेसिस का मतलब है कि वॉमिट में ब्लड आ रहा है, और हेमोप्टिसिस का मतलब है कि लंग कैंसर में जैसे कफ के साथ ब्लड आना. तो अगर सीवियर लास्ट स्टेज ऑफ लंग कैंसर है या टीबी है तो उसमें बहुत ज्यादा हेमोप्टिसिस हो सकती है, या अगर अल्सर है, जीआई अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर वगैरह, तो उसमें हेमेटमेसिस हो सकती है. सीवियर परसिस्टेंट वॉमिटिंग, इसमें क्या होगा, वॉमिटिंग में कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड लॉस हो जाएंगे बॉडी से बहुत ज्यादा, और पेशेंट को शॉक में जा सकता है अगर वो फ्लूइड रिप्लेस नहीं किया. इसी तरह डायरिया में, जैसे कॉलरा है, कॉलरा में क्यों डेथ हो जाती है, एक्चुअली आपके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जाके शॉक में चला जाता है. अगर पेशेंट को कोई डायूरिसिस मिल रहे हैं और वो उसका फ्लूइड का रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ओवर यूज से आपका हाइपोवोलेमिया हो सकता है. अगर एमनियोटिक फ्लूइड एकदम रैपिडली बड़े बोर की निडल डाल के निकाल लिया है तो उससे भी हो सकता है. सीवियर बर्न में हाइपोवोलेमिया बहुत कॉमन है, क्योंकि स्किन बर्न हो गई है तो सारा प्लाज्मा जो है वो सीपेज हो जाती है. और इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है, जैसे हॉट वेदर है. साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं शॉक के एक इनिशियल स्टेज है, उसमें हाइपोटेंशन होगी, स्किन कोल्ड एंड क्लैमी होगी, पेलर हो जाएगी, टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा. टेकिकार्डिया इज फास्ट हार्ट रेट एंड टेकिपनिया इज फास्ट रेस्पिरेटरी रेट. रेस्टलेसनेस होगी, पेशेंट एंक्शियस होगा, उसको वीकनेस फील होगी, और उसका जीसीएस जो है ना, सेंसोरम यानी अलर्टनेस उसकी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, ऑल्टर्ड हो जाएगी. ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर होगा, तो इसको हम ओलिगोयूरिया कहेंगे. प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होगा, यानी जब अगर ठीक नहीं किया, इनिशियल स्टेज से पेशेंट प्रोग्रेसिव स्टेज में आ गया, एडवांस स्टेज में आ गया, तो क्या होगा कि पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा, नॉसिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट होगा, पल्स रैपिड हो जाएगी, वीक होगी, थ्रेडी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, पेशेंट को डायलेटेड पिपिल होंगी, और वो स्लगिश रिस्पॉन्स करेंगी टू लाइट. रेस्पिरेटरी रैपिड, रेस्पिरेशन उसकी रैपिड होगी और शैलो होगी. रैपिड का मतलब है तेज तेज सांस लेगा, लेकिन मतलब सुपरफिशियल सांस होगा, डीप ब्रीथ
तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं होगा और पेशेंट रिटेन करना शुरू कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को इन दी लंग्स, और वो लंग्स से फिर ब्लड सर्कुलेशन में रहेगी, तो पेशेंट एसिडोसिस की तरफ जाएगा। पेशेंट को अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो पेशेंट को वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से साइनोसिस और पहले पेलर होगा और फिर वो साइनोसिस की तरफ चला जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा और अनरिस्पॉन्सिव टू पेन होगा। कार्डियोजेनिक शॉक दूसरी टाइप है। कार्डियोजेनिक शॉक जैसे नाम से पता है, इसमें क्या होता है कि जब हार्ट पंप नहीं कर सकता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, पहले शॉक में जाएगा और फिर कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। इट इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ ब्लड टिश्यू विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज insufficient to sustain life. Cardiac output is decreased severely. ठीक है, कॉजेस क्या होती हैं? एमआई हो सकता है, और ऐसा एमआई जिसमें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हार्ट का जो है वो डैमेज हो गया। अब मायोकार्डियम का जब लार्ज हिस्सा डैमेज हो चुका है, नेक्रोटिक हो चुका है, इन्फार्क्ट हो गया है वहां पर, तो वो हिस्सा ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाएगा। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में है पेशेंट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कार्डियक टेम्पोनार्ड है, या कार्डियक मायोपैथी है, मसल्स की डिजीज हो गई है, वीकनेस हो गई है और वो इजेक्ट नहीं कर पा रहा है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहे हैं ब्लड को। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक में होते हैं वही साइन और सिम्टम होंगे मोस्टली। पेशेंट डिसरिथमिया शो करेगा, कार्डियक जो है ना वो हार्ट पैनिक हो जाएगा और उसके जितने भी मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि वो किसी तरह से हर मसल जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो इम्पल्स जनरेट करे। उसमें क्या होगा, क्योटिक किस्म का रिदमियाज हो जाएंगे, रिदम हो जाएगा और पेशेंट जो है वी टैक वी फिब में जा सकता है। चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम में जा सकता है। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, और अगर ठीक नहीं किया, इमीडिएटली रेस्क्यू नहीं किया, तो पेशेंट मर सकता है। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब नर्वस सिस्टम फेल हो गया है, ब्रेन फेल हो गया है, तो जो वेसल्स हैं उनका कंट्रोल वो नहीं कर पा रहा है। न्यूरोजेनिक शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम जर्नलाइज्ड वेसोडाइलेशन एंड लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन। ठीक है, जो हमारी वेसल्स हैं उनका कंट्रोल जो है वो ब्रेन से होता है। अगर वो फेल हो गया है, शॉक में है, तो वेसोडाइलेशन हो जाएगी और लॉस ऑफ वेसोमोटर टोन होगी। कूलिंग ऑफ ब्लड इन पेरिफ्रीज एंड डिक्रीज वीनस रिटर्न टू हार्ट। जब वेसोडाइलेटेशन हो गई है तो ब्लड कहाँ, हमने पढ़ा था कि वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो पेरिफ्रीज को सप्लाई रुक जाती है। अगर वेसोडाइलेटेशन होगी तो ब्लड जो है वो वेसल्स में ही, पेरिफेरल वेसल्स में, आर्म में और लेग में ही पड़ा रहेगा और रिटर्न उसका टू हार्ट पुअर हो जाएगा ना, डायलेट हो गए, पाइप खुल गए हैं, तो ब्लड वहीं पर स्टे करेगा, तो पेशेंट जो है उसकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वीनस रिटर्न पुअर हो जाएगा। ठीक है, जब हार्ट में ब्लड आएगा ही नहीं तो हार्ट कहाँ से ब्लड को इजेक्ट करेगा? तो ये इसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। इसकी कॉजेस क्या है? ब्रेन ट्रॉमेटिक इंजरी है, ब्रेन को हिट हो गई है, ब्रेन अपना हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग, ब्रेन को ट्रॉमा हो गया या ब्रेन को कोई और डैमेज हो गई है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है ना, इनसाइड ट्रॉमा है या आउटसाइड हिट लगी है। वेसोमोटर डिप्रेशन में है, चला गया है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है सीवियर किस्म की। डीप स्पाइनल एनेस्थीसिया लग गया है पेशेंट को एलपी के दौरान। ठीक है, और फिर पेशेंट का कोई सीवियर पेन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ही होती है, वेजो स्पेजम हो जाता है, सॉरी, सीवियर पेन में वेजो स्पेजम में चला जाता है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया में है अगर पेशेंट, इमोशनल स्ट्रेस में है, और ड्रग कॉजिंग वेजो का मोटर सेंटर डिप्रेशन। अगर ब्रेन का सेंटर डिप्रेस हो गया है तो फिर भी न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स में नर्वसनेस होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, कंफ्यूजन में होगा पेशेंट,
स्किन वार्म होगी लेकिन ड्राई होगी। वार्म क्यों होगी? क्योंकि वेजोडाइलेटेशन हुई है, वहां पर ब्लड की सप्लाई अच्छी है, लेकिन वो स्किन ड्राई होगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो कोल्ड एंड क्लेमी होती है, लेकिन जब वेजोडाइलेटेशन होगी वार्म एंड ड्राई होगी। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाएगा पेशेंट और हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन इसलिए होगा कि ब्लड जो है वो रिटर्न टू हार्ट नहीं हो रहा है, वीनस रिटर्न नहीं है। अगली टाइप है एनाफ्लेटिक शॉक। एनाफ्लेटिक शॉक जैसे कि आपको नाम से पता है कि एनाफ्लेक्सिस है। एनाफ्लेक्सिस यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। हम सब जो है किसी न किसी चीज से एलर्जिक होते ही हैं, छोटा मोटा हमें रिएक्शन आ ही रहा होता है। कुछ लोग पोलन से हैं, डस्ट से हैं, खाने पीने में किसी चीज से हैं, कोई ड्रग से है। लेकिन एनाफ्लेटिक शॉक उसको कहते हैं कि जब एकदम से सडन बॉडी को एक्सपोजर मिले किसी ऐसी चीज से जिससे वो हाइपर सेंसिटिव हो। ठीक है, किसी भी ऐसी एलर्जन से अगर वो एक्सपोज हो जाए। कॉजेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक था और उसको पेनिसिलिन फास्ट इंजेक्ट कर दी टेस्ट डोज दिए बगैर, या कोई किसी को रेडियो कंट्रास्ट, ये जो कंट्रास्ट मीडियम देते हैं सीटी स्कैन वगैरह करवाते हुए, अगर ये लगा दिया है और पेशेंट सेंसिटिव था तो वो एनाफ्लेटिक शॉक में जा सकता है। लिग्नोकेन या जाइलोकेन जो है, लाइडोकेन जो भी हमने पढ़ी, लाइडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन एक ही चीज के नाम है। ये अगर दे दी है, एनेस्थेटिक ड्रग्स हाइपर सेंसिटिविटी काज कर सकती हैं। आयरन इंजेक्टेबल हैं, कुछ भी ऐसे इंजेक्शन जिनसे पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ये वो हैं जिनसे ज्यादातर पेशेंट को एलर्जिक होती है। तो इन इंजेक्शंस को बहुत ज्यादा केयरफुली पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर रॉन्ग ब्लड दे दिया है किसी मैच क्रॉस मैच के बगैर, किसी का था उसका मैच नहीं किया और दे दिया, तो फिर पेशेंट एनाफ्लेटिक शॉक में चला जाता है। स्टिंग, जो ये कीड़े मकोड़े आपको काट लेते हैं, या ये इंसेक्ट्स का स्टिंग अगर है, जो डंक मारते हैं ना, इसकी वजह से आपको एनाफ्लेटिक शॉक लग सकता है। स्नेक बाइट की वजह से एनाफ्लेटिक शॉक लग सकता है, पॉइजन की वजह से। ठीक है, समटाइम्स कोई ऐसी क्लॉथिंग है, ये न्यू बॉर्न बेबीज में ज्यादा कॉमन होता है कि वो अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है तो वो फिर शॉक में जा सकते हैं। डस्टिंग है, स्मोक है, सडन क्लाइमेट चेंज है, पोलन एलर्जी है सीवियर किस्म की, तो शॉक में जा सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? अगर पेशेंट को एनाफ्लेक्सिस होगा तो कफ होगी, वीजिंग होगी, लेरेंजियल वीजिंग क्यों होगी? आपका जो आपके ब्रोंकियोल्स हैं और एल्वियोलो ब्रोंकियोल्स और स्मॉल जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं, उनकी जो है वो स्पेजम हो गई है, आपके एयरवेज की स्पेजम हो गई है, तो वो नैरो डाउन हो जाएंगे। जब वो नैरो डाउन हो जाएंगे तो जब एयर रूम में से गुजरेगी तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे बहुत नैरो पाइप में आप फूंक मारे तो जो आवाज आती है ना, वो जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स के आवाज आ रही होती है। लेरेंजियल एडीमा हो जाएगा। अच्छा, ब्रोंकोस्पेजम मैंने बात की। हाइपोटेंशन हो जाएगा, टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, सिनकपी, अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया कहते हैं, अर्टिकेरिया क्या होता है? अर्टिकेरिया ईचिंग, प्रूराइटस ईचिंग। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स भी हो सकते हैं पेशेंट को। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसका कोलैप्स होकर पेशेंट कोमा में, इवन डेथ भी हो सकती है। अगर सीवियर किस्म का एनाफ्लेटिक शॉक है तो, और फौरन पेशेंट को रेस्क्यू नहीं किया तो डेथ हो जाएगी। हर टाइप्स के, जितने भी टाइप के शॉक का मतलब ये है कि वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन, आपको फौरन एक्शन लेना है, फौरन रेस्क्यू करना है। अगर नहीं करेंगे, फेलियर होगा तो पेशेंट अरेस्ट में जाके डेथ हो जाएगी, कोमा में चला जाएगा। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक एंड कॉज्ड बाय आफ्टर हाइपोवोलेमिया सेप्टिक शॉक आता है। ठीक है, caused by widespread infection due to gram positive and gram negative बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो गया है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, तो फिर पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है, और हार्डली मैंने देखा है कि सेप्टिक शॉक से पेशेंट रिकवर हो।
फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकती हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बिगड़ सकता है और स्प्रेड आउट हो सकता है। एबॉर्शन, स्पेशली सेप्टिक एबॉर्शन, जो इलीगल एबॉर्शन कर रहे होते हैं, इनमें बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट जो है सेप्टिसीमिया डेवलप कर जाए और डेथ हो जाए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। सीवियर बर्न, बर्न में क्या है, आपकी लाइन ऑफ डिफेंस, स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो ब्रेक डाउन हो गई है। अब all the avenues are open for the microorganisms, so हर तरफ से अटैक कर सकते हैं। हमारी स्किन हमें बहुत प्रोटेक्ट कर रही होती है। डायबिटीज मेलाइटिस में आपका इम्यून सिस्टम वीकन हो जाता है एंड यू आर हाई रिस्क फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन। ऑटो इम्यून डिजीज, नहीं सॉरी, ये एड्स जो है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या है कि आपका डिफेंस सिस्टम में CD4 जो है आपका, वो नंबर ऑफ CD4 बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है और पेशेंट फाइट नहीं कर सकता इन्फेक्शन के अगेंस्ट और वो शॉक में जा सकता है, सेप्टिसीमिया डेवलप कर सकता है। इनड्वेलिंग लाइंस या कैथेटर अगर पेशेंट्स को डले हुए हैं और उसमें एसेप्टिक टेक्निक का ख्याल नहीं रखा गया है तो उससे भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। फिर इम्प्रॉपर वुंड केयर एंड मैनेजमेंट। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं सेप्टिक शॉक के? हाइपरथर्मिया होगा, फीवर, हमें पता है कि जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसका फीवर हाई होता है, तो हाइपरथर्मिया होगा। सीवियर हेडेक होगा पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाइपोटेंशन, कोल्ड, स्किन कोल्ड एंड पेल होगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा और एनयूरिया। एनयूरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ यूरिन। ओलिगुरिया होता है लेस यूरिन, नॉर्मल यूरिया जो है ना, पोलीयूरिया एक्स्ट्रा यूरिन, और फिर आपका 40 से 50 ml पर आवर होना चाहिए। अगर लेस देन 20 है तो ओलिगुरिया है, और बिल्कुल नहीं है 5-6 ml 1 घंटे में बना रहा है या बिल्कुल भी नहीं बना रहा है तो वो एनयूरिया है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? किसी भी टाइप का शॉक में अगर पेशेंट है तो हम उसकी क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से उसको बचा सकते हैं? Primary prevention of shock is an essential focus on nursing intervention. ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन करें, उसको शॉक होने ही ना दें, शॉक में जाने से पहले उसको रोकें। Hypovolemic shock can be prevented in some instances by closely monitoring patient who is at risk for fluid deficit and assisting with fluid replacement before intravascular वॉल्यूम इज डिप्लीटेड। अगर हमें पता है कि पेशेंट को का फ्लूइड इनटेक नहीं है या पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो हम उसका जो भी आईवी फ्लूइड्स है वो प्रॉपरली उसको रिप्लेस करते रहें, राइट? तो उससे पेशेंट का फ्लूइड मेंटेन रहेगा। अगर उसका सीवीपी हमें बता रहा है कि फ्लूइड लेवल कम है, सीवीपी ड्रॉप हो रही है, तो हम उसको फौरन प्लाज्मा फ्लूइड रिप्लेस करें ताकि वो शॉक में जाए ही नहीं, हाइपोवोलीमिया में जाए ही नहीं। अदर मेजर्स क्या हैं कि आपने जो भी पेशेंट के को फ्लूइड्स या मेडिकेशंस ऑर्डर की हैं डॉक्टर ने, उनको बहुत एहतियात से आप एडमिनिस्टर करें। कोशिश करें कि कोई ओवरडोज ना होने पाए, कोई ड्रग इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, तो नर्सेस को बहुत विजिलेंट होना है क्योंकि यूजुअली पेशेंट ड्रग ओवरडोज की वजह से भी शॉक में जा सकते हैं। मॉनिटरिंग साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट। अगर पेशेंट को डिजॉक्सिन मिल रही है बहुत लंबे अरसे से, तो आपने, अगर डॉक्टर को याद नहीं रहा तो यू शुड नो कि डिजॉक्सिन जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। इसी तरह से और कुछ ड्रग्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। तो आप को पता होना चाहिए पेशेंट को क्या ड्रग मिल रही है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और अगर कोई ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है या ड्रग इंटरेक्शन कॉज कर रही है तो ये आप रिमाइंडर दे सकते हैं अपने डॉक्टर को, अपने पेशेंट को बचाने के लिए। अर्ली रिपोर्टिंग करें अगर कोई भी आपको एबनॉर्मल साइन नजर आ रहे हैं, रेस्पिरेशन में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, पल्स इंक्रीज हो रही है, शैलो ब्रीदिंग कर रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो कुछ भी अबनॉर्मल साइन नजर आते हैं वो उनको सीरियस लें और रिपोर्ट करें। सेफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करें, कभी भी ब्लड को कैजुअल मत लें। ठीक है, समटाइम्स ठीक भी लग रहा होता है कि ब्लड ठीक है, फिर भी पेशेंट एनाफिलेटिक शॉक में चले जाते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्किल।
आप इसको कभी कभी नेवर एवर इन योर लाइफ आप इसको कैजुअल लें, ये बहुत ज्यादा पेशेंट को डैमेज कर सकता है। प्रॉपर केयर ऑफ वुंड है, अगर पेशेंट को वुंड है, उसकी ड्रेसिंग है, तो आपने उसको एसेप्टिक तरीके से हैंडल करना है। अगर पेशेंट की आईवी लाइन या कोई और इन्वेसिव लाइन कैथेटर डले हुए हैं तो उनको जो है वो हैंड वॉश करके एसेप्टिक वे से मैनेज करना है, ताकि पेशेंट को सेप्टिसीमिया डेवलप ना हो, सेप्सिस में ना जाए पेशेंट। अगर पेशेंट पेन में है तो प्लीज 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 पेशेंट के पेन को मैनेज करें। अगर पेशेंट कह रहा है कि पेन है तो मतलब पेन है, आप कोई जज नहीं है कि कहें कि अभी तो इंजेक्शन दिया था तो अब पेन नहीं है। यू आर नॉट अ जज, यू आर अ नर्स। तो आपका काम है कि पेशेंट के पेन को प्रॉपरली मैनेज करें। कोई भी ऐसी ड्रग्स देने से जिससे कि सेंसिटिविटी हो सकती है तो उसको हमेशा फर्स्ट डोज जो है देने से पहले या तो स्किन का टेस्ट कर लें, टेस्ट डोज दे के करें, या इनिशियल डोज डाइल्यूट करके बहुत स्लो दें और उसको ऑब्जर्व करते रहें कि कोई उसको रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन। और फिर पेशेंट की जब भी आप असेसमेंट करते हैं तो ज़रूर उससे एलर्जी का पूछें। अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक डिजीजेस। नर्सिंग केयर में अगर पेशेंट शॉक में चला गया है तो आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए पेशेंट को सीधा लिटाना है, उसका फेस ऊपर की तरफ, उसको जो है वो उसका अगर आपको लगता है कि हेड की इंजरी, नेक की या बैक की इंजरी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या कोई और इंजरी का केस है, फॉल वगैरह का केस है, तो आप उसको फिर मूव ना करें, रेस करें उसके फीट को। अगर पेशेंट शॉक में है तो उसके पाँव को एलिवेट कर दें ताकि उसका वीनस रिटर्न इम्प्रूव हो सके, इससे ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ मूव बैक कर सके। अगर लगता है कि लेग रेस करने से पेशेंट को कोई इंजरी हो सकती है, कोई उसकी बोन्स डैमेज हो सकती है, तो फिर उसको सीधा ही लेटा रहने दें। साइन चेक करें कि उसकी सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन चेक करने के कैसे चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर से चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हमें बता देगा कि सर्कुलेशन है कि नहीं है। उसकी स्किन हमें बताएगी कोल्ड क्लैमी है या नॉर्मल है, टेम्परेचर उसका कैसा है स्किन का, और उसका कैपिलरी रीफिल हमें बता सकता है। ये सब इजी चीजें हैं जिनसे हमें सर्कुलेशन का पता चल सकता है। टर्न ऑन साइड टू प्रिवेंट चोकिंग। अगर पेशेंट शॉक में है और उसको सीपीआर नहीं कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियस हो रहा है या ड्राउजी हो रहा है, तो उसको हमेशा साइड पे नर्स करें ताकि अगर वो वॉमिट करता है तो वो चोक ना कर जाए, एस्पिरेट ना कर जाए। पेशेंट्स को वार्म एंड कंफर्टेबल रखें। अगर उसने कोई टाइट क्लॉथिंग पहनी हुई है तो उनको लूज कर दें और उसको ब्लैंकेट से कवर रखें। उसको अगर वो कुछ मांगता भी है या प्यास भी लग रही है तो उसको कुछ ना, मुंह से कुछ ना दें। कीप नथिंग पर ओरल, ठीक है। और रीएश्योर करें उसको भी और उसकी फैमिली को भी, क्योंकि रीएश्योरेंस से भी एंजाइटी कम होती है और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल फील करता है। आईवी फ्लूइड्स जो या ब्लड का, अगर डॉक्टर ने कहा है आप वलीमिया में है और डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है, तो उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन करें, इमीडिएट एक्शन लें। आईवी लाइन उसकी मेंटेन रखें वाइड बोर के साथ, बड़े कैन्यूला के साथ, ताकि उसको क्विक रिप्लेसमेंट दी जा सके फ्लूइड की। ऑक्सीजन उसको फेस मास्क से एंटर दें ताकि ज्यादा ऑक्सीजन की परसेंटेज उसको डिलीवर की जा सके। वेजो एक्टिव मेडिकेशंस टू इम्प्रूव कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि डोपामिन देनी है, डोब्यूटामिन देनी है या नॉर एड्रेनालिन देनी है, एड्रेनालिन देनी है, वट एवर जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। आपका काम ये है कि उसको एक्यूरेट परसेंटेज के साथ, एक्यूरेट डोज के साथ उसको दें। अदर केयर सेम एज फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। यानी कि अदर केयर में उसकी हाइजीन केयर आ जाएगी, उसकी जो एलिमिनेशन की नीड्स हैं, उसका यूरिन बैग खाली करना है, फेस वॉश करना है, स्किन को बेड सोर से बचाना है, उसके ड्रेस चेंज करना है या वॉट एवर। तो आपने वो सारी केयर जो आप एक अनकॉन्शियस की, एक पेशेंट जो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकता है उसके लिए जो जो करते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आज का लेक्चर खत्म हो गया। मे भी थोड़ा सा हैवी लगा हो, आई डोंट नो। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान करके समझाऊं। तो आप बता दें कि हाउ वाज आज का सेशन। मैम बहुत अच्छा था, मतलब समझ नींद आ आ गई गई। हाँ, बहुत मतलब है? इस तरह की चीजें थी
नहीं नहीं हाँ, मैम, मतलब इस तरह की चीजें थी, आज क्लियर हो गई ना। मतलब ये नाम हमने सुने थे पर पूरा डिटेल से हमने नहीं पढ़ा था ये अरेस्ट के बारे में ना। जो शॉक्स होते हैं ये सारे सुने थे, पर मतलब इतना क्लियर नहीं हुआ था, तो आज मतलब क्लियर हो गया। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। और जी जी कोई कुछ कहेगा? और किसी स्टूडेंट ने कोई फीडबैक देना है? मैम बहुत अच्छा था मैम, क्लास जबरदस्त। अच्छा, चलो अच्छी बात है अगर आप लोगों को जबरदस्त लगा। और हम्म। मैम बाकी क्लासेस हैं मतलब इसके बाद और लेक्चर्स? आपका कोर्स ही खत्म हो गया, लेक्चर और कहाँ से? तो आई टेल यू, अगर ये हम जी जी फेस टू फेस हम क्लास में लें ना, इंटरेक्टिव हो, तो ये और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, जहां आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा जी सकता है। मैम। ये तो एक थोड़ा पैसिव वे हो जाता है कि मैं बोलती जा रही हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि दिस जी इज अ मैम लिटिल बिल्कुल। बोरिंग। आई ट्राई कि मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में करूं, क्योंकि जब चीजें सिंपल होती हैं ना तो वो अंडरस्टैंड करनी आसान होती है, और जब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो फिर बोर नहीं होते हैं। बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। तो बहरहाल आज आपका ये लास्ट लेक्चर था, और कल मैंने बता दिया कि उसके नर्सिंग थियरी के टेस्ट में क्या आएगा। इसमें जो है तकरीबन सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और आप सारी स्लाइड्स को ही देखिएगा। मैं नहीं कह सकती हूँ कि, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि पेपर को सिंपल रखूं। ठीक है, तो इस ईद के हफ्ते में मैं आपके पेपर बनाऊंगी, और ईद के फौरन बाद आपके एग्जाम है। ठीक है? मैम एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा मैम? क्या चीज? मतलब एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिजिकल देंगे हम लोग? ये सर उस्मान बताएंगे। सर उस्मान से मेरी आज बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम 17 तारीख को कॉलेज खोल रहे हैं। ठीक है मैम। तो अगर 17 तारीख को कॉलेज खुल रहा है तो फिर ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या गवर्नमेंट क्या कहती है। सही है मैम, सही है। ठीक है, तो ठीक है मैम। अगर 17 तारीख के बाद ये टेस्ट रखते हैं तो वो सर उस्मान से आप बात कर लें, वो आपको बता देंगे। इनफैक्ट मैं पेपर बना के भी सर उस्मान को ही भिजवा दूंगी एग्जाम से पहले ना, तो वही जी फिर कंडक्ट एक्सक्यूज करेंगे। मैम। मैं शायद ना आ सकूं। हाँ, एक्सक्यूज मैम, ये मतलब इस तरह कि आप लोगों को पता है कि सारी चीजें ऑनलाइन है ना, तो मतलब पेपर को थोड़ा इस तरह रखे कि मतलब हम अच्छी तरह से मतलब उसको वो करें। क्योंकि मतलब आप लोगों को पता है, एक तो लॉकडाउन का मसला है, दूसरा ये मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत मुश्किल है। तो अगर पेपर थोड़ा मतलब हमारी उस पे रखा तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मैम, मतलब कि देखिए मैं ये पेपर सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल इसलिए है कि आपने देखा ही हुआ नहीं है ना। जब चीजें देखी हुई होती हैं फिर आसान होती हैं। तो आपका तो क्लिनिकल जो होना था वो भी नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट। मैं कोशिश करूंगी कि पेपर को सिंपल बनाऊं। मैं अपनी जो ट्रांसपेरेंसीज पे लिखा है ना, उससे बाहर कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मैं जी कुछ मैम। चीजें एग्जाम्पल दे रही होती हूँ या और एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जो कुछ लिखा है उसी में से आए। ठीक है? जी मैम। मगर ठीक है आपको मैम, ठीक। आपको ये ओके। सिर्फ 6 लेक्चर हैं। इन 6 लेक्चर्स में बहुत सारी जो स्लाइड्स हैं वो तस्वीरों की हैं। पहली दो जो आपका टॉपिक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी आप ना पढ़ें। जो थैंक यू की स्लाइड है उसको भी ना पढ़ें। तो इस तरह से हर लेक्चर की 20, 25, 30 स्लाइड्स हैं, उनको आप देख लें। ठीक है? और पेपर जो है जी जी आपको मैम। इसी में से मैं बनाऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके, मच मैम। तो ईद के फौरन बाद फिर ये जैसे आपका कॉलेज रखेगा ना एग्जाम, मैं उनको पेपर बना के दे दूंगी और वो कंडक्ट कर लेंगे। जी मैम, थैंक ओके, अल्लाह हाफिज। यू। ओके ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जियादे लक्का संगे Talaga susto ka. Shaida Class mo galeriya Shaida khuyara. बच्चा उस पर पता हो रहेगी। इकराम पेपर आगे पेपर बच्चा टिंग कही Yara sa ko online online arts nga grane ko ki ko physical tanem jodo. फिजिकल वो मोगा ही कसम दे सट्टे के मेले ने दा होगा उसका दे मैडम भैया मेरा खद मैडम दे रखा बिले दे यार। हाँ Class mo nan astu da course ma khatam ko da څنګه ختم شو course ته دومره زرو. سړی دې کم وخت نه کلاسونه شروع کړي دي. څو کلاسونه زموږ نه ځای شو، موږ ته پته نه وه دی شي زموږ باندې پوه نو. یو ړومبی کلاس هغه دوی خو ډېر ښکلي کلاسونه اخیستي دي ظالمه. ها یره ته دې خو اوس څنګه پوه شوې غځي. دی
یو به مخکې ورځو کې دا نه کلاس ما دی ولیدو یو نن ولیدو نور خو ما دی په ایمانداري کې یو کلاس لیدلی لکه دی شپږ خو ډېر کلاسونه یې ښکلي اغوستي کلاس شپږ. شپږ کلاسونه یې واخیستل او که دغه وګوره ته شعره بیدار شو لکه دا راحت خو 2 پیرې دغه دی 2 پیرې آنلاین دی ته وګوره ورته نور نور که آفلاین وکړه نن د آنلاین شعر خوشحالۍ نه زړه راغلی دی. لکه راحت چل کہتا ها آرامی ګوره سچل کله یاره نشه ګوره هکله ده ګوره کو لکه دا عثمان سر دی څنګه چل دی څنګه خی لکه د عثمان سر ته کال وکړه دا څوک دی سره بل دا عثماني نو ضرور دی بس کې راته ګوره السلام علیکم سر لکه د ایگزام باره کې تاسو وکړئ سر نه یاره دا خو آنلاین نشو دا شي خو مو په ساتره راځي هغه پرونه تاسو کړه مړه باید من ایگزام دی وي عثمان وای پارتنر عثمان وای پوری دغه وو باید من ایگزام دی نو موږ ورته آنلاین کوي ګورو کړه کله چې وکړه آنلاین ایگزام واخل آنلاین ورم کلاس نه دی اغستې ځای پارتنر قسم دې آنلاین ایگزام دې وروره موږ ریستم نیو جوړ دا کوم ګاونډ دی دا جی بي ورله خراب کی مړه آنلاین هم تبا کېلته نو او په ساتره نیکولا ویږي الله الکه ملک حالت خراب دي لیونه کوي تاسو ته نه کوله مونږ خطر ده مونږ ته خطر لایف تھریټنینګ سچويشن ده مونږ خو خلک له کېر ورکو چې تاسو مونږ خراب کینو او کنه ها یو لکه زما خبره ده دومره ګران سبجیکټ چې دی کنه دمو دا واړه وزر سکه یاره زه خو ته خبر هم نیم چې څنګه هیزونه ډېر څنګه دي اوس خبر شوم دا ختم شو ډېر ګران لیکچر دی ډېر ګران یو لیکچر کې تر غلې نه په ورځ چې هغه ټیچر انټر شو سټیمو ابل ورځ بیا ته پویده پینډیست بیرته لاړم نه ته ولې بیر خدای دې غر کې زستا په وجه وته زتی لاړم ما ترشر شروع نو ما هغه ټیک ما نیم کلاس اټن کو بیا ما نور نشو اټن کوله مې زره راحت راغی اوس بوته میسج او نو بوته ورکې جواب ورکې بس ما ګروپ ما لیف کو ما ترشر شروع هغه په زموږ په دې میسج زم لاړم بیرته بیا را نه لکه شاهد لا هذا لکه مونږ څه چل کو زلال شزا پټو ته وځه نن نو د کېګم بس ته دم کار ختم شوی د کېګم د شیر کارت کیږي صحیح ده زه صحیح ده زه خبرې کوم السلام علیکم